महाराष्ट्र में 34,031 नए कोरोना के मरीज, 594 की मौत। मुंबई में 1,350 नए कोरोना पॉजिटिव, 57 की मौत। मुंबई में 4,565 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए, 30,000 से भी कम सक्रिय मरीज। महाराष्ट्र में 15 जिलों में कोरोना के मामले बढ़े। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने ब्लैक फंगस से अब तक 90 लोगों की मौत की बात कही। 1500 का इलाज चल रहा है। गढ़चिरौली के कई गांवों में वैक्सीन को लेकर अंधविश्वास और गलतफहमियां। कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के बावजूद 0.07% लोग हुए संक्रमित। कोवैक्सीन की डोज लेने वाले 0.13% लोगों को भी हुआ कोरोना। ताउते तूफान में अरब सागर में डूबी नाव से 14 लोगों के शव बरामद, 184 को बचाया गया। भारतीय नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन में जुटे। राहत और बचाव के अभियान में आईएनएस व्यास, बेतवा और टेक को उतारा गया। महाराष्ट्र में ताउते ने जमकर तबाही मचाई, 18 की मौत, 28 घायल, 11,000 घर इमारतों को नुकसान, 10,000 एकड़ की फसल बर्बाद। तूफान से मुंबई ट्रांस बॉर्डर लिंक प्रोजेक्ट पर भारी असर, बफर जोन में दर्जनों बोट और मलबा आया। ताउते तूफान से गोवा में तबाही, 22 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। पीएम मोदी ने तूफान से नुकसान का जायजा लिया, हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम मोदी ने अहमदाबाद में समीक्षा बैठक की। 1,000 करोड़ रुपए की गुजरात को मदद की। अहमदाबाद के जमालपुर में 5 मंजिला इमारत तूफान के बाद गिरी, पहले ही खाली करा ली गई। मुंबई के दहिसर से फर्जी पुलिस बनकर लोगों को ठगने वाले 2 लोग गिरफ्तार। पुणे के युवक ने खींची चांद की सबसे साफ फोटो, सॉफ्टवेयर की मदद से ली पिक्चर। कोरोना की दूसरी लहर से अप्रैल में घरेलू विमान यात्रियों की संख्या मार्च के मुकाबले 27% कम हुई। भारत में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन की संभावना तलाशने के लिए नया पैनल गठित कर सकती है सरकार। लगातार दूसरे साल पीएलआई का टारगेट मिस कर सकती हैं फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों पर ड्यूटी फ्री कर सकती है सरकार। मार्च 2020 से अप्रैल 2021 तक लोगों के पास मौजूद कैश 16% बढ़कर 4 लाख करोड़ हुआ। जून से तेजी पकड़ सकती है देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार, छोटे अस्पतालों में भी लगेगी वैक्सीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो। ताउते तूफान के बीच समुद्र में फंस गए थे 4 जहाज। सहायता के लिए भारतीय नौसेना से गुहार लगाई गई। नौसेना ने मोर्चा तुरंत संभाला। सोमवार की रात से मुंबई में समुद्र की लहरों के बीच फंसे इन जहाजों से लोगों को बचाने का काम चल रहा है। नौसैनिक अपनी जान पर खेलकर देवदूत की तरह लोगों को बचा रहे हैं। 184 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 14 के शव भी बरामद हुए हैं। तूफानी हवाओं के बीच समंदर में लहराते इन जहाजों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि इनमें बैठे लोगों की हालत क्या हो रही होगी, जैसे सामने मौत खड़ी हो। गगनचुंबी समुद्री लहरें जैसे इन जहाजों को अपने आगोश में लेने के लिए बेताब हो रही हों। समंदर की लहरों के बीच जहां मौत लोगों के सामने खड़ी थी, वहीं जिंदगी की आस लेकर पहुंची भारतीय नौसेना। 4 जहाजों में 710 लोगों की जिंदगी बचाने के मिशन में सोमवार से ही जुटी है नौसेना। सबसे पहले हम आपको इन 4 जहाजों के बारे में बताते हैं जो ताउते तूफान में फंस गए और फंस गई 710 लोगों की जिंदगी जो इन जहाजों पर सवार थे। पहला जहाज है बार्ज P-305। इस जहाज में 273 लोग सवार थे।
जिसमें से 184 लोगों को बचा लिया गया, 89 लोग अब भी लापता हैं। दूसरा जहाज बार्ज गॉल कंस्ट्रक्टर है, जिस पर सवार सभी 137 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तीसरे जहाज बार्ज SS3 पर 196 लोग फंसे हैं, जबकि चौथे जहाज सागर भूषण पर 101 लोग फंसे हैं, जिन्हें खोजकर बचाव का काम जारी है। इन चारों जहाजों में छोटा जहाज P305 अरब सागर में डूब गया है। बाकी 3 जहाज समंदर में सुरक्षित हैं। इन्हें और इसमें सवार लोगों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने पहले 3 और फिर 5 बड़े जहाजों को भेज दिया। नौसेना के अफसर भी मानते हैं कि बहुत मुश्किलों भरा ऑपरेशन है। चैलेंजेस तो थे, क्योंकि अगर आप समुद्री हालात अगर आप देखें तो विंड स्पीड जो है 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। लहरें कम से कम 5 से 7 मीटर ऊंची थी। भारी वर्षा हो रही थी। विजिबिलिटी तकरीबन नेग्लिजिबल था। लेकिन जब हमारे नागरिकों की जान खतरे में हो तो हमारा यह फर्ज बनता है कि नागरिकों की जान बचाना ये हमारा दायित्व है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न नेवल कमांड भारतीय नौसेना ने अपने जहाज जो थे उनको यहाँ से एक एक करके सेल करना शुरू कर दिया। यह भी आपको जानना चाहिए कि अभी आज की अगर हम बात करें तो हमारे कई जहाज जो हैं वो समुद्र सेतु 2 में लगे हुए हैं, जो कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर्स लेकर के आ रहे हैं। सोमवार को चक्रवात की वजह से P305 नाम का जहाज मुंबई हाई के हीरा ऑयल फील्ड्स के तट से दूर चला गया। ताउते तूफान का खतरा बढ़ता देख जहाज में मौजूद चालक सदस्यों ने नौसेना से मदद की गुहार लगाई थी। भारतीय नौसेना तुरंत एक्शन में आ गई। समंदर में फंसे बार्ज P305 में 273 लोग फंसे हुए थे। उनकी जिंदगी बचाने के लिए नेवी ने सबसे पहले INS कोच्चि को मदद के लिए भेजा। INS कोच्चि के बाद INS कोलकाता और INS तलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारा गया। ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स अहिल्या और ओशन एनर्जी को भी तत्काल मदद के लिए रवाना किया गया। P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारा गया। We rendered the best possible assistance that could be done for the barge and the crew. These operations are currently still ongoing. We have a large number of naval units on site. Number of naval ships, aircraft are in the area, still conducting operations for search and rescue. My ship, of course, has just come back with a large number of people on board. About 184 people have been recovered from sea, of which 125 are on board my ship. We have rescued about 125. भारतीय नौसेना ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए लोगों की जान बचाई। समंदर के बीच जहाजों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। कोच्चि के बाहर इस वक्त मौजूद हैं हम। जिन लोगों को 5 P305 से रेस्क्यू किया गया, वो इंजर्ड लोग और जो लोग थे वो यहाँ पर क्रू देखेंगे आपके यहाँ पर पहुँच रहे हैं और नेवल डॉकयार्ड से उनकी ट्रीटमेंट होगी आगे हॉस्पिटल में जाकर के। बड़ा ही रेस्क्यू ऑपरेशन को इंडियन नेवी ने इस वक्त अंजाम दिया है। 17 की नाइट को साइक्लोन तौकते, भारी बारिश अरेबियन सी में, उसके साथ तूफान, और ऐसे वक्त में 1 घंटे में SOS कॉल रिसीव करने पर 65 किलोमीटर जो मुंबई से तट पर है वहां पर इंडियन INS कोच्चि पहुंची थी। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। जिनकी जान बची उनके लिए तो ये पुनर्जन्म जैसा था। कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी जान बच गई है। कहाँ पे थे फंसे हुए आप? सर हम लोग ONGC का काम कर रहे थे। हम लोग HRD प्लेटफॉर्म पे आइनमैन पे। कितने घंटों तक आप फंसे हुए थे? हम लोग सर 24 घंटे तक थे। नहीं सर, अभी बच गए तो अभी इससे बड़ा क्या इंडियन नेवी नया जन्म बोला जाएगा सर। इंडियन नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हाँ सर, बहुत हेल्प किया उसने इंडियन नेवी ने। मैं 3 घंटा पानी में था। अगर साइक्लोन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मतलब कितना मौका मिला आप लोगों को बचने का या रुकने का? वो हमको कुछ भी याद नहीं है। INS वाला है इसलिए बच गया, नहीं तो वो भी बचने वाला है। भारतीय नौसेना मोर्चे पर जुटी तो समंदर में फंसे लोगों के मन में जिंदगी की आस जग गई। नौसैनिकों ने देवदूत बनकर अपनी जान दांव पर लगाकर इन लोगों की जिंदगी बचाई, इन्हें नई जिंदगी दी। पंकज उपाध्याय के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।
महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस बीमारी परेशानी का सबब बन गई है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से 90 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1500 से ज्यादा लोग अभी अस्पतालों में भर्ती हैं। ऊपर से ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इन्फोबी इंजेक्शन की भी काफी कमी हो गई है। कोरोना से पार पाने के बाद मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी बढ़ रही है। दूसरी लहर में कोरोना की सबसे बुरी मार महाराष्ट्र ने झेली है और अब ब्लैक फंगस के भी यहाँ पहली लहर के मुकाबले काफी ज्यादा मामले आ रहे हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से 90 लोगों की मौत हो चुकी है। नासिक के ENT सर्जन मुकेश मोरे की माने तो अकेले उनके पास हर हफ्ते करीब 80 मरीज आ रहे हैं जिन्हें ब्लैक फंगस की शिकायत है। बट अभी हफ्ते में हम लगभग 50 पेशेंट हार्ट पेशेंट्स ऑपरेट भी कर रहे हैं और जिनको ज़्यादा एडवांस डिसीज़ है वो पेशेंट जो ऑपरेशन या इलाज के काबिल या उनके पहुंच तक नहीं होता है वो भी पेशेंट लगभग 20-30 पेशेंट्स हर हफ्ते हुआ करते हैं। तो टोटल अराउंड 80 पेशेंट्स मैं अकेला ENT स्पेशलिस्ट ही अपने तरफ इतने सारे पेशेंट्स देख रहा हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक अनियंत्रित डायबिटीज, स्टेरॉइड्स की वजह से कमजोर इम्यूनिटी, लंबे समय तक ICU अस्पताल में रहना, पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट और मरीज को कैंसर आदि बीमारी होने से ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ सकता है। इस बीमारी को शुरुआत में आसानी से हराया जा सकता है, डॉक्टर के पास देर से जाने से मुश्किल हो जाती है। इसको नजरअंदाज नहीं करना है आपने, और ये चीज 90% से ज्यादा लोगों में अगर हम अच्छा शुगर कंट्रोल रखते हैं तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। म्यूकरमाइकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है, इसका डॉक्टरों सालों से इलाज करते हैं। ये खाली यही हो गया है कि कोविड की महामारी में इसके नंबर्स बहुत ज्यादा देखने मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड यूज। दैट्स द मेन रीजन। इसके इलाज में जो दवाई इस्तेमाल होती है उसे हम एम्फोटेरिसिन कहते हैं। कुछ ही दिनों पहले मेरे पास एक मरीज, हमारे चित परिचित एक मरीज को 20-22 घंटा एम्बुलेंस में बैठकर, महाराष्ट्र के भी बाहर रहते हैं वो, बंबई आना पड़ा था बिकॉज उनके लोकल टाउन में, उनके जो शहर में ये दवाई नहीं मिल रही थी, तो उन्हें बंबई आकर हमें उनका इलाज करना पड़ा। डॉक्टरों ने एक और बदलाव नोट किया है। पहले कोरोना संक्रमित मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होने के करीब 15 से 20 दिन बाद ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन से पीड़ित होते थे, लेकिन अब ये जल्द दिखने लगा है। नासिक के मयूर मोरे को 7 मई को कोरोना हुआ था। 14 मई को वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। इसके बाद उन्हें आंख में तकलीफ हुई। सर मुझे कोविड 7 तारीख को हुआ था, 14 तारीख को डिस्चार्ज मिला। उसके बाद फिर घर आने के बाद 2-3 दिन बाद मुझे आँख में सूजन आ गई थी और पानी आ रहा था। उसके बाद दूसरे दिन नाक से खून निकलने लगा। जब भी छींकते थे तो खून निकलने लगा। डर तो लगा था कि बहुत बड़ा ऐसा ये होगा, लेकिन मुकेश सर ने मुझे हौसला दिया कि इतना कुछ नहीं है, हो जाता है सब ठीक, और जल्दी आए इसलिए आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए नासिक के आंकड़ों के मुताबिक ब्लैक फंगस से 10 से 15% मरीजों की मौत हो रही है। मौत के मामलों में ज्यादातर वजह देखी गई कि मरीज को बीमारी देर से समझ आई और डॉक्टर के पास देरी से पहुंचे, वक्त पर इलाज नहीं हो पाया। इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की भी जबरदस्त किल्लत हो गई है। दवा कंपनियों के पास स्टॉक नहीं है क्योंकि ब्लैक फंगस से पहले एम्फोटेरिसिन B दवा का उत्पादन इतना नहीं था। 10 से 15% तक पेशेंट्स मैंने देखे जो इलाज के काबिल भी नहीं थे और लेट प्रेजेंटेशन की वजह से, या फिर जो इनका डिसीज़ ट्रीटमेंट करते हुए भी एडवांस रहा, शुगर कंट्रोल नहीं हुई, या फिर डिसीज़ ऑलरेडी नाक के द्वारा आँखों में या दिमाग में फैल गया है, उनको सेप्सिस हो गया है। ऐसे पेशेंट्स ऑलमोस्ट 10 to 15% पेशेंट हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। जो स्पेसिफिक दवा इस इलाज के लिए ज़रूरी है एम्फोटेरिसिन B, उनका अचानक डिमांड ज़्यादा हो गया तो सप्लाई कम हो गया है। इसके चलते काफ़ी सारे मरीजों को इस दवाई का इलाज नहीं मिल रहा। जो ज़रूरी दवाई है उनका फ़िलहाल तो शॉर्टेज चल रहा है। रेसिन B इंजेक्शंस जो कि म्यूकोमाइकोसिस ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहे थे, ऑल ऑफ सडन जिनका डिमांड बढ़ने की वजह से मार्केट में जो स्टॉक अवेलेबल था वो शॉर्ट हो गया। अभी क्रिटिकल केयर सप्लायर्स जो हैं उनको कंपनियां, चूंकि पहले इतना ज़्यादा डिमांड नहीं था तो उतनी मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही थी। अभी इस इंजेक्शन का ऑल ऑफ सडन लगभग सभी हॉस्पिटल्स में, ICU हॉस्पिटल्स में इसका डिमांड है और उनके रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को आ रहे हैं, जिसके हिसाब से पहले मैन्युफैक्चरिंग है नहीं,
इसके लिए अभी वो गुड्स मार्केट में शॉर्ट हो गया है, एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन, ब्लैक फंगस इंजेक्शन। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत 1000 अस्पतालों में फ्री किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में इस समय ब्लैक फंगस के करीब 1500 केस हैं। ब्लैक फंगस की दवा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है। जो इंजेक्शन है, जो सबसे महंगा है और सबसे ज्यादा खर्चा वाला काम होता है, वो एम्फोटेरेसिन बी, ये इंजेक्शंस पूरा परचेज करके महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी दिया जाएगा। मांग इतनी ही है कि 1500 के करीब महाराष्ट्र में यही व्यवस्था हमने प्रॉपरली की है। म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिसे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है। ये उन लोगों में आसानी से फैल जाता है जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। डॉक्टरों का मानना है कि सरकार को इस बीमारी के मरीजों को दवा देने की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी चाहिए। म्यूकरमाइकोसिस नामक फंगल इन्फेक्शन जो पहले रेयर हुआ करता था, अब पोस्ट कोविड पेशेंट्स में काफी कॉमन है और इसीलिए इस बीमारी में लगने वाली जो इंजेक्शंस हैं उनकी मार्केट में कमतरता है। डॉक्टर्स का कहना है कि शुगर मॉनिटरिंग करने से कोविड पेशेंट्स जो है इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं और इस इन्फेक्शन से आगे होने वाली तकलीफों का भी बचाव किया जा सकता है। मुंबई से मुस्तफा शेख और नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। हम इस बड़े खतरे की अनदेखी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बात अब हमारे बच्चों की सुरक्षा की है। दूसरी लहर में जिस तरह से सरकारें फेल हुई, वो इस बार भी हुआ तो बड़ी तबाही हो जाएगी। तो पहले से तैयारी बहुत जरूरी है। दुनिया भर में बच्चों को लेकर चिंता हो रही है और हम इसकी अनदेखी करके बैठे बिल्कुल नहीं रह सकते। कोरोना के नए वेरिएंट्स बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। हमें अपने बच्चों को बचाना है। क्या कोरोना का अगला वार बच्चों पर होगा? और अगर ऐसा हुआ तो बच्चों को कैसे बचाएंगे? पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया में अलर्ट है और बच्चों को लेकर डर है। इसी डर से सिंगापुर में प्राइमरी से लेकर जूनियर तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए और बच्चों को भी टीका लगाने के प्लान पर काम शुरू हो गया। ऐसा सिंगापुर ने इसलिए किया क्योंकि उसे आशंका है कि कोरोना के नए वेरिएंट, खास तौर पर B1617 जैसा वेरिएंट जो भारत में सबसे पहले मिला, वो बच्चों को भी शिकार बना रहा है। सिंगापुर के मुताबिक कोरोना के ऐसे नए वेरिएंट तेजी से संक्रमण फैला रहे हैं और इसकी चपेट में अब बच्चे भी आ रहे हैं। इसीलिए इस पर सबको सावधान करना जरूरी है। I did speak with him before coming to this press conference. He did mention that it would appear the B1617 strain appears to affect children more. So you'll notice that for schools, the response has been different compared to, say, last year. So once we detect infection, but outside of school, MOE has been very fast actually to put the school on home-based learning for next few days and test the entire school. वैसे तो ऐसा कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है जिससे बताया जाए कि कोरोना के नए वेरिएंट से सिंगापुर में कितने बच्चे संक्रमित हुए, लेकिन वहां पर इसको लेकर बड़ी चिंता है, क्योंकि सिंगापुर में पिछले साल सितंबर के बाद पहली बार अचानक एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस आने लगे। कई बच्चे संक्रमण का शिकार हुए। इसी वजह से सिंगापुर ने 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दे दी और ऐसा करने वाला वो एशिया का पहला देश बना। लेकिन बात किसी एक देश की नहीं है, बात बच्चों की है और बच्चों को लेकर अलर्ट हो जाने की है, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट पर अगर कोई सावधान कर रहा है तो उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कोरोना वायरस के जिस B1617 जैसे वेरिएंट पर सिंगापुर ने बात की है, इसे वहां के बच्चों के लिए ज्यादा संक्रामक बताया गया। उस B1617 वेरिएंट के बारे में माना जाता है कि भारत में तबाही लेकर आई दूसरी लहर में तेज संक्रमण का सबसे बड़ा कारण यही वेरिएंट है। इस वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी दुनिया के लिए चिंता बता चुका है और ये 40 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। अब ऐसे वेरिएंट
और इसके नए म्यूटेशन से बच्चों को खतरा क्यों बताया जा रहा है, इसे भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अब तक यही माना जाता था कि कोरोना का असर बच्चों में कम होता है। इसमें पहली बात तो साफ साफ समझ आती है कि बच्चों के मुकाबले वयस्क घर से ज्यादा निकलते हैं, उनका ज्यादा घूमना फिरना होता है, इसीलिए बच्चों के मुकाबले वयस्क कोरोना के चपेट में ज्यादा आते हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि कम उम्र के बच्चों में ACE2 रिसेप्टर कम होते हैं, जिन्हें वायरस के शरीर में जाने का दरवाजा कहा जाता है। इन्हीं के जरिए वायरस की सतह पर दिखने वाला स्पाइक प्रोटीन शरीर में जाकर चिपकता है, जिससे संक्रमण फैलता है। लेकिन बच्चों में ACE2 रिसेप्टर कम होने से वायरस कम मात्रा में पहुंचता है या फिर नहीं भी पहुंचता है, इसीलिए बच्चों पर वायरस का असर कम दिखता है। लेकिन आशंका इस बात की है कि बच्चों का नेचुरल सुरक्षा कवच कोरोना का नया वेरिएंट ध्वस्त कर सकता है, और इसी की वजह से बच्चों में संक्रमण का खतरा अब ज्यादा बताया जा रहा है। तो जैसे ये पॉपुलेशन को हम कवर करेंगे तो छोटों बच्चों में स्ट्रेन होने की शक्यता आ सकती है, वो नॉर्मल कोविड की, और बच्चों में खुद की प्रतिकार शक्ति रहती है। ये वेव में भी सिर्फ 3% महाराष्ट्र में बच्चों में बिलो 10 ईयर्स को कोविड हुआ था, पहले वेव में 1% हुआ था। तो ये वेव में नंबर ज्यादा होने के कारण ये नंबर ज्यादा है, तो इसलिए ये भी जताना और डराना कि तीसरे वेव में बच्चों में हो सकता है, उसके ऊपर ठोस सबूत कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वहां पे तैयारी करेंगे, क्योंकि सपोज कोई ऐसी तीसरी लहर में ये पॉपुलेशन में आता है तो हमको कॉट ऑफ गार्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा बहुत मुमकिन है कि कोरोना ने नए रूप से खुद को ऐसा बदला है कि वो आसानी से शरीर के अंदर प्रवेश करके और कोशिकाओं में चिपक कर संक्रमण फैला सकता है। कोरोना के पहले के रूप के मुकाबले B1617 जैसे वेरिएंट ACE2 रिसेप्टर से कहीं ज्यादा ताकत से चिपकते हैं, और इसीलिए अब बच्चे भी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। अभी जो न्यू स्ट्रेन आया है वो अप टू 50% ऑफ द पॉपुलेशन को अफेक्ट कर चुका है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि सेम स्ट्रेन बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है। मगर अगर आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट वेव से, सेकेंड वेव में बच्चों को ज्यादा सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो थर्ड वेव की बात हो रही है उसमें बच्चों का अफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो फर्स्ट वेव में हमने देखा है कि बुजुर्गों को मोर देन 65 इयर्स अबोव लोगों को बहुत ज़्यादा सिम्टम थे। सिमिलरली सेकेंड वेव में हम मिडिल एज 30 to 40 इयर्स वालों को भी अफेक्ट हुए देखा है। मगर थर्ड वेव में एक्सपेक्टेड है कि बच्चों को ज़्यादा सिम्टम हो और सीवियर सिम्टम हो, जिसके लिए हमें रेडी होने की ज़रूरत है। इसीलिए सबको सतर्क भी रहना चाहिए कि आने वाले दिनों में बच्चों पर खतरे की बात अगर कही जा रही है तो ये बात निराधार नहीं है, क्योंकि पहले से ही कई देश इस बड़ी चुनौती से लड़ रहे हैं। ब्राजील में बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। महामारी की शुरुआत से अब तक 5 साल से कम उम्र के 2200 बच्चों की जान जा चुकी है। ब्राजील के नए कोरोना वेरिएंट P1 से गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर बढ़ गई है। ये दुनिया के सामने अब सबसे बड़ा खतरा है और बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताई गई है, और जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक उन पर यह खतरा बना ही रहेगा। आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर भले ही नीचे आती दिख रही हो, मगर ये तो साफ है कि कोरोना इतनी आसानी से टलने वाला नहीं। एक्सपर्ट्स तीसरी वेव की चेतावनी दे चुके हैं, सरकारें तैयारी कर रही हैं। ऐसे में नवी मुंबई की एक सोसाइटी ने बिना किसी बाहरी मदद के अपने कम्युनिटी हॉल में अस्पताल तैयार कर लिया, जिसमें वेंटिलेटर्स से लेकर ICU सारी सुविधाएं। आपको लग रहा होगा कि ये शहर में खुले किसी नए अस्पताल की तस्वीरें हैं। जी नहीं, ये अस्पताल जरूर है, मगर एक सोसाइटी के अंदर है। नवी मुंबई के एरोली के यश पैराडाइज सोसाइटी के सदस्यों ने 26 बेड वाला कोविड केयर सेंटर शुरू किया है, जिससे सोसाइटी में रहने वाले 2000 लोगों को फायदा होगा। नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों इस अस्पताल का उद्घाटन करवाया गया, मगर इस अस्पताल को बनाने में बाहर से कोई मदद नहीं ली गई है। सारी फंडिंग सोसाइटी के सदस्यों ने की है। ये ऐसा अगर बड़ी सोसाइटी करेंगे तो निश्चित रूप से कोविड का जो सामना है हम पूरी तरह ताकत से कर पाएंगे, और जो बाकी अस्पताल पर जो लोड होता है वो भी कम होगा। ये अच्छी शुरुआत है, और एक घर में ही बैठकर घर में अपने पेशेंट का इलाज ऐसे अस्पतालों में सोसाइटी के परिसर में होगा। ये निश्चित रूप से
एक अच्छा काम विजयराव चौगुले जी ने किया है। पैराडाइज सोसाइटी के कम्युनिटी हॉल के अंदर खुले अस्पताल में 5 वेंटिलेटर, 5 आईसीयू और 16 ऑक्सीजन बेड की सुविधा है। सोसाइटी के सदस्यों ने इसके लिए एक निजी अस्पताल से सहायता ली। सोसाइटी में 500 फ्लैट हैं, जिनमें करीब 2000 की आबादी है। सोसाइटी के लोगों को उम्मीद है कि कोरोना से संक्रमित होने पर उनके सदस्यों को यही इलाज मिल जाएगा। जास्त वाढलं होतं त्यावेळेस आमच्या सोसायटीमध्ये जवळपास 60-70 पेशंट हे झाले आणि त्यावेळेस अशी परिस्थिती तयार झाली होती की जरी या ऐरोलीमध्ये आमच्या जवळच्या मित्राचे हॉस्पिटल्स असले, डॉक्टर ओळखीचे असले तरी बेड अवेलेबल होत नव्हतं। आमच्या सोसायटीमधून आता मिनिमम 7-8 लोक काल पण एक जण त्या कोविडमध्ये गेले, म्हणजे अशी परिस्थिती होती तेव्हा। म्हणून मी सोसायटीचे आमचे जे सर्व आम्ही उपाध्यक्ष कमिटी आहे, त्या कमिटीमध्ये बसून आम्ही चर्चा केली की काय करायला पाहिजे याच्यासाठी। मग आमच्याकडे जागा अवेलेबल होती म्हणून आम्ही विचार केला कि स्वतःच हॉस्पिटल बनाया। इस अस्पताल में 16 नर्सें और 3 डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। सोसाइटी के मुताबिक जरूरत पड़ने पर और मेडिकल स्टाफ भी बुलाया जाएगा। नवी मुंबई से नीलेश पाटिल के साथ आज तक ब्यूरो।